हेलो बच्चों, हैकर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे 30 मोस्ट वीवीआईपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। बोर्ड एग्जाम 2025 में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगी उसकी दो सीरीज लाएंगे, जिसमें से पहली सीरीज में हम लोग 30 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। बाकी 30 क्वेश्चन अगली क्लास में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। पेन कॉपी लेकर बैठिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको नोट करने पड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज हम पहला क्वेश्चन अपना। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक। अब यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं: न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, कूलाम मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को तो याद ही हो गया होगा क्वेश्चन, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पढ़ाया भी गया है और आपको कोचिंग वगैरह स्कूल वगैरह में बताया भी जाता है। तो वैसे अगर हम निकालना चाहें, देख सकते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। भाई ये आता है हमारा कूलाम के नियम में, हम लोगों ने वैद्युत बल पढ़ा था। Fe इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब हमको पता है Fe फोर्स है, मात्रक क्या होगा बेटा? न्यूटन। ऊपर देखो Q1 Q2 यानी कि दो चार्ज हैं, मात्रक होगा कूलाम स्क्वायर। 4π कांस्टेंट है, बचा हमारा एप्सिलॉन नॉट। R स्क्वायर यानी कि मीटर है, स्क्वायर लगा तो क्या आ जाएगा बेटा? मीटर स्क्वायर। हमको एप्सिलॉन नॉट की मात्रा चाहिए तो एप्सिलॉन नॉट उधर चला जाएगा हमारा, एप्सिलॉन नॉट गया। कूलाम स्क्वायर बटे में नीचे क्या आएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो देखेंगे ये मात्रक हमारा डी नंबर पे लिखा हुआ है, कूलाम स्क्वायर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बेटा? डी। ठीक है, तो निशान लगा दिया है यहाँ पे, डी ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो वैद्युत क्षेत्र का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, E इज इक्वल टू क्या पढ़ा है बच्चों? Fe बटे क्यू नॉट। एक और फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स करके। तो यहाँ पर वोल्ट की बात आ रही इसलिए हमने दोनों मात्रक लिख लिए हैं। ठीक है, कूलाम की बात आ रही तो एक और लिख लिया है। अब यहाँ से हमें V अपॉन एक्स से पता चलता है इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट मीटर है, वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब वोल्ट प्रति मीटर नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन खत्म, यानी कि इससे हम कोई मात्रक नहीं निकालेंगे। Fe बटे क्यू नॉट से चेक करेंगे तो Fe बटे क्यू नॉट से ऊपर मिल जाएगा न्यूटन, नीचे क्या मिल जाएगा बेटा? कूलाम। यानी न्यूटन प्रति कूलाम भी इसका एक मात्रक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है बच्चों? सही होगा। चलिए उसके बाद हम आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे दो फ्लक्स पढ़ने को मिलेंगे, एक वैद्युत फ्लक्स और एक चुंबकीय फ्लक्स। तो यहाँ वैद्युत फ्लक्स का मात्रक पूछ रहा है। आपको पता है गॉस की थ्योरम में हम लोगों ने वैद्युत फ्लक्स पढ़ा था। क्या होता था बेटा? फाई E इज इक्वल टू ई ए पढ़ा था हम लोगों ने। E क्या होता है हमारा? वैद्युत क्षेत्र, जिसका मात्रक आपको पता है न्यूटन प्रति कूलाम। एरिया का मात्रक बेटा क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स का एक मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। चेक करिए इसमें कहीं कोई ऑप्शन ऐसा दिख रहा है? यहाँ वेबर ये लगेगा नहीं, ये चुंबकीय क्षेत्र का हो गया हमारा। वोल्ट प्रति मीटर यानी कि वोल्ट से रिलेटेड कोई मात्रक देना है। न्यूटन वाला चेक कर लेते, दिया है तो न्यूटन कूलाम दिया है प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। तो अब हमारा आता है अगला। तो हमने देखा कि ई का एक फॉर्मूला पढ़ा था वोल्ट प्रति मीटर, इस वाले को यहाँ पे रख के देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग वोल्ट बटे एक और मात्रक होता है मीटर। ए का हमने क्या लगाया बच्चों? मीटर स्क्वायर। इस मीटर से मीटर कैंसिल, तो हमारा क्या निकल के आएगा? वोल्ट मीटर। तो इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट मीटर। इसके अलावा चेक करेंगे कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी क्या लिखा हुआ है? वोल्ट मीटर। तो हम ऑप्शन नंबर डी को क्या करेंगे? सही करेंगे। तो ये रहे हमारे 3 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन में बच्चों। तो चौथा क्वेश्चन बेटा क्या है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान क्या होता है? तो ये आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जूल में होता है। ये याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो इस पर हम लोग लगाते हैं इम्पोर्टेंट।
क्लियर। तो आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 EV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁰ जूल होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर ऊर्जा में बदलेंगे तो 1.6 10⁻⁹ को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा बच्चों क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद आता है 5वां क्वेश्चन, वैद्युत विभव का मात्रक क्या है। यानी कि वैद्युत विभव फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, V बराबर क्या होता है W/Q0। इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऊपर है W यानी कि जूल, बटे में आवेश है यानी कि कूलाम। तो जूला इधर क्या लिखा है बच्चों, जूल प्रति कूलाम। ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा, जूल प्रति कूलाम। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही। उसके बाद आते हैं 5वां क्वेश्चन, लिखा है संधारित्र में प्रयोग किए जाने वाला परावैद्युत पदार्थ क्या है। तो 4 ऑप्शन है, मोम, कागज, अभ्रक, ये सभी। तो आपको बता दें संधारित्र में ये चारों यूज किए जा सकते हैं। आप मोम भी यूज कर सकते हो, ये एक परावैद्युत पदार्थ होता है आवेश संरक्षण के लिए, मतलब आवेश को संचित करने के लिए हम लोग परावैद्युत को भरते हैं। तो मोम भी इस्तेमाल करते हैं, कागज भी भर लेते हैं, अभ्रक भी। तो ये हमारा ऑप्शन जो आएगा वो क्या आएगा बेटा, सभी में आ जाएगा। तो ये हमारे 6 क्वेश्चन हो गए। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम अपना 7वां नंबर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 7, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है इसमें से। तो विशिष्ट प्रतिरोध हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मूला R = ρL/A। यहाँ पर रो क्या हमारा विशिष्ट प्रतिरोध, तो हमारा रो का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा RA/L। यहाँ से हम लोग यूनिट निकालें तो R की यूनिट क्या होती है बच्चों, ओम, एरिया की क्या होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की क्या हो गई हमारी मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो क्या निकल के आएगा बच्चों, ओम मीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा हमारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा, एक तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा। तो आपने पढ़ा होगा अगर किसी भी तार को खींचा जाता है तो उसके प्रतिरोध में जो फर्क पड़ता है उसको लेकर एक फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L², या बहुत लोगों ने पढ़ा होगा R समानुपाती N²। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और क्या लिखेंगे हम लोग, R1/R2 = L1/L2 का स्क्वायर कर देंगे। अब R1 क्या हो जाएगा बच्चों, R2, इधर लंबाई को 2 गुनी कर दी गई है, यानी कि जो L2 है वो L1 की 2 टाइम्स। तो ये L1 ऐसे रहेगा, L2 को लिख देंगे 2L1, स्क्वायर द लगा देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा बच्चों, R1/R2 = 1/4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो R2 बच्चों क्या निकल के आएगा हमारा 4R1। यानी कि तार को खींच कर अगर लंबाई को हम लोग 2 गुनी करेंगे तो जो नया प्रतिरोध आएगा वो पहले का 4 गुना आएगा। तो चेक करते हैं ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। ठीक है, 4R1। अगर R1 को हम R मानेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4R। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम लोग 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन हमारा किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, आपको पता होगा किलोवाट घंटा वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है। कुछ क्वेश्चन आप याद रखिए, हर क्वेश्चन के लिए आपको फॉर्मूले नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे ये निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं हम लोग। शक्ति का मात्रक, वाट की बात आ रहा है तो हम लोगों ने वैद्युत शक्ति P बराबर पढ़ा होगा W/T। ठीक है, यहाँ से P × T = क्या आएगा W। ठीक है, अब P क्या होता है बच्चों, वाट, इसका मात्रक वाट हो गया। समय का आपको क्या लगाना है, सेकंड, समय के लिए आप सेकंड लगाओगे, मिनट लगाओ, घंटा, यानी कि वाट के साथ अगर समय की बात हो रही होगी तो ये बनता है W यानी कि जूल। जूल किसका होता है हमारा, ऊर्जा का। या आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा E = PT। ठीक है,
या VIT, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे। तो यहाँ पे वाट सेकंड आ रहा है, यानी कि वाट यानी कि शक्ति हो गई, यहाँ पे टाइमिंग दे रहा है, तो ये हो गया हमारा ऊर्जा का। तो ऑप्शन में क्या रहेगा हमारा बच्चों, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक। तो क्वेश्चन हो गए हमारे 9। चलिए उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 10। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है? तो आपको पता है कि किरचॉफ के कितने नियम है? 2। पहला नियम क्या था हमारा, सिग्मा I इज इक्वल टू 0, और दूसरा जो था सिग्मा V इज इक्वल टू 0। यानी कि इसका प्रथम नियम जो है वो आवेश संरक्षण पर आधारित है, दूसरा वाला जो है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम पूछा जा रहा है, तो प्रथम नियम हमारा किस पे होगा बच्चों, आवेश के संरक्षण पे। ठीक है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन जो है वो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ वेवर की बात आ रही है, यानी कि फ्लक्स से रिलेटेड हमें एक फॉर्मूला लेना है। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा चुंबकीय फ्लक्स का, phi बराबर होता है BA। ठीक है, जैसे गॉस की थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा था phi E बराबर होता है EA, वैसे यहाँ पे phi बराबर क्या होता है बच्चों, BA। तो यहाँ से B की जो वैल्यू आएगी वो आएगी phi बटे A बराबर B। phi वेवर हो जाएगा इसका, बटे A का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होगा वो होगा वेवर प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे वेबर मीटर स्क्वायर है, वेवर प्रति, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, सही है। चलिए 12वें क्वेश्चन पे आते हैं। चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर V चाल से गतिशील आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल क्या होगा? ठीक है, तो आपको एक चीज पता होगा कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में अगर आवेश V वेग से गतिमान है तो बल का फॉर्मूला F इज इक्वल टू होता है QVB साइन थीटा। पढ़ा होगा आप लोगों ने। चूंकि ये क्षेत्र के समांतर गतिशील है इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 0 डिग्री। तो F इज इक्वल टू QVB, साइन क्या लगा देंगे, 0। साइन 0 का मान कितना बेटा होता है, 0। तो F कितना हो जाएगा हमारा, पूरा का पूरा 0। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा हमारा, डी ऑप्शन क्या होगा, सही। तो हम डी पे क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। तो हमारा 12 क्वेश्चन हो गए हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने 13वें क्वेश्चन पे। 13वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा? ये भी याद रखने वाली बात है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करेगा तो पथ जो होता है वो वृत्ताकार होता है। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, दाएं हाथ की हथेली के नियम से लगाकर हम लोग इसका पथ निकालते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर इलेक्ट्रॉन लंबवत प्रवेश कर रहा है तो पथ वृत्ताकार है, अगर वैद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करेगा तो कैसा होता है बच्चों, परवलयाकार होता है। ठीक है, आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक। जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है इसी को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूरा नाम होता है। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, क्या होता है, एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी ये सही है। ठीक है भाई, एक बार और निकाला था न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये कहाँ से निकाल सकते हैं भाई, हम लोगों ने एक और फॉर्मूला पढ़ा है F इज इक्वल टू IBL। यहाँ से अगर B निकालें तो F बटे क्या आएगा हमारा, IL। तो यहाँ आएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो B के यहाँ पे दो मात्रक जो हैं मैच करा रहे हैं, यानी ये भी सही है ये भी सही है। और टेस्ला आपको याद ही होगा, तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन क्या है हमारा, उपरोक्त सभी। क्लियर। उसके बाद आता है प्रेरकत्व का एसआई मात्रक, ये तो याद ही होगा। प्रेरकत्व यानी कि चाहे वो स्वप्रेरण हो L, चाहे अन्योन प्रेरण हो M, इसका मात्रक हेनरी होता है, ये तो याद ही होगा आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा, सही होगा। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 16। 1/रूट के अंदर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है।
ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये याद होना चाहिए कि निर्वात की विद्युतशीलता और चुंबकशीलता का एक संबंध होता है 1/रूट के अंदर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये प्रकाश की चाल के बराबर होता है, यानी कि c, और c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये याद होना चाहिए, दिमाग में छपा होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, इस पर टिक लगा देंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, लेंज का नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो लेंज के नियम को हम लोग ऊर्जा संचरण के सिद्धांत पर आधारित बताएंगे। ये आपको याद होगा, फैराडे के 2 नियम थे। पहला नियम जो था वो न्यूमैन का था, आपको पता होगा। दूसरा नियम जो था वो किसका था बच्चों, लेंज का, ठीक है। ये जो नियम है लेंज का नियम, वो किस पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। तो जो इंपॉर्टेंट हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे, उस पर आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अपना 18। ये भी काफी पूछा जाता है, प्रत्यावर्ती परिपथ का है, इस पे भी हम इंपॉर्टेंट लिखेंगे। रूट LC का मात्रक क्या है, जहां L प्रेरकत्व है, C क्या है हमारी धारिता। पहली बात तो हर्ट्ज का नहीं क्लियर है, हेनरी हो नहीं सकता है, ठीक है। बाकी इनमें देखते हैं, हमारा फेरेट C का होता है, हेनरी L का होता है। तो चेक करते हैं क्या होता है। तो रूट के अंदर LC पूछ रहा है, L का हम लोगों ने हेनरी के अलावा और भी कोई मात्रक पढ़ा होगा। हम लोगों ने पढ़ा था L का एक फॉर्मूला होता है, इसको अंदर रूट के अंदर लिखते हैं E/, माइनस का वैसे E/di/, क्या होता है बच्चों, dt। और जो C का फॉर्मूला होता है, C बराबर क्या होता है बच्चों, Q/v। सॉल्व करते हैं, ये E क्या होता है, वोल्ट, इसका मात्रक, इसका भी मात्रक वोल्ट होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इधर लगाएंगे हम लोग Q बराबर IT, नीचे क्या लिखा है, di/dt, ऊपर चला जाएगा dt। कुल मिला के I से I कैंसिल, T और T, 2 टाइम आ रहा है, यानी कि टाइम का मात्रक होगा सेकंड। 2 है तो स्क्वायर, रूट के अंदर सेकंड स्क्वायर, बाहर जब आएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, सेकंड। तो रूट LC का जो मात्रक आएगा वो क्या आएगा हमारा, सेकंड। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है बच्चों, सही है। चलिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 19, यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन, जिसमें से क्वेश्चन ये फिर से आया है, इसमें वैल्यूज बार पूछ रहा है। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2, यानी कि आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है। इसी को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो आएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2। हमने बोला था, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो आपके सामने ही बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है आपका। उसके बाद पूछ रहा है, इनमें से प्रेरण प्रतिघात का मात्रक क्या है। तो प्रेरण प्रतिघात आपने पढ़ा होगा, XL बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ω/L। प्रेरण प्रतिघात ये एक प्रतिरोध होता है, आपने पढ़ा होगा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में। XL होता है, XC होता है, R भी होता है, ठीक है। उसके बाद आपने Z भी पढ़ा होगा। तो ये सभी प्रतिरोध होते हैं। प्रेरण प्रतिघात L परिपथ का प्रतिरोध होता है, धारती प्रतिघात C परिपथ का प्रतिरोध होता है, और प्रतिरोध का मात्रक हमेशा क्या होता है, ओम। तो प्रेरण प्रतिघात का मात्रक बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, ओम। क्वेश्चन 20 हो गए। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। 21 में क्या लिखा हुआ है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की आवृत्ति क्या होती है इनमें से। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की आवृत्ति आपको याद होगी, कराई गई होगी, 1/f इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। जैसे लिखा हुआ है 1/रूट के अंदर LC होता है, यहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सी में 2π ऊपर लिखा हुआ है, ये तो नहीं होंगे। अब जिसको नहीं याद है उनको पता होगा, ये अनुनादी परिपथ आपने पढ़ा होगा, जिसमें XL किसके बराबर होता है, XC के होता है। XL का फॉर्मूला होता है ω/L, इसका फॉर्मूला होता है 1/ωc। ओमेगा उधर भेज देंगे तो ω² बराबर आएगा 1/LC। उसके बाद आप क्या करोगे, जब वर्गमूल ले लेंगे तो ओमेगा की जो वैल्यू आएगी बच्चों, वो क्या आएगी,
वन अपॉन रूट के अंदर एल सी, और ओमेगा को जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2πf, पढ़ा होगा आपने। वन अपॉन रूट के अंदर क्या आएगा, एल सी। हमें एफ चाहिए तो 2π बटे में आ जाएगा हमारा, तो एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 1/2π रूट के अंदर एल सी। तो ये होती है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की आवृत्ति। ठीक है, तो ऑप्शन चेक करेंगे कौन सा सही है हमारा। तो यहां पर लास्ट के दो ऑप्शन चेक करेंगे, ये तो ऊपर ही आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन क्लियर होगा। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, प्रेरण प्रतिघात एक्सएल बराबर एक्स सी, इसका ओमेगा एल, इसका 1/ओमेगा सी, ओमेगा गया स्क्वायर हो गया, ये आ गया एल सी। वर्गमूल लेंगे तो रूट चढ़ जाएगा पूरे पर, एक बाहर आएगा, इसके ऊपर रूट लग जाएगा। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2πf, एफ इज इक्वल टू 2π नीचे आ जाएगा आपका। क्लियर, तो ये हमारे 21 क्वेश्चन हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं हम लोग। तो ये है हमारा आखिरी चैप्टर पहली किताब का विद्युत चुंबकीय तरंगों में, जिसमें से आपको कई सारी तरंगें बताई जाएंगी, उनको याद करना होगा। ठीक है, तो चलिए आपको एक क्रम बता देते हैं, इसे याद रख लिए। आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, भाई सारी तरंगों के बारे में पूछा जाता है तो आपका लॉन्ग हो गया। अगर इनकी आवृत्ति तरंग दैर्घ्य का क्रम पूछेंगे तो एक नंबर में पूछ सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो सबसे पहला वेव्स आती है वो आती है रेडियो वेव्स। आपको एक क्रम बताएंगे, याद रखना। रेडियो का मतलब यहां लिखेंगे रेडियो वेव्स यानी कि तरंग, रेडियो तरंग। इसके बाद जो दूसरा नंबर आएगा वो आता है हमारा माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स या माइक्रोवेव यानी कि माइक्रो सूक्ष्म तरंगे। ठीक है, सूक्ष्म तरंग, वेव्स लगा लेंगे, सूक्ष्म तरंगे हो गई, यहाँ वेव्स लगा लेंगे, रेडियो तरंगे हो गई। माइक्रोवेव्स के बाद जो अगला नंबर आता है वो आता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त, ये नाम आपने सुना होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, जहां पे आपने लाइमन श्रेणी, बामर, पाश्चन सुना होगा। लाइमन हमको परावैगनी मिलती है, बामर हमको दृश्य में मिलती है, उसके ऊपर वाली सब क्या मिलती है, अवरक्त में। तो ये क्रम है, उसको याद रखना। उसके बाद हमारा आता है विजिबल, विजिबल लाइट रेस या वेव्स। ठीक है, यानी कि ये हो गया दृश्य प्रकाश। विजिबल के बाद हमारा जो नंबर आएगा वो आएगा अल्ट्रावायलेट। ठीक है, लाइमन, बामर, पाश्चन, ठीक है, ब्रैकेट फुंड इसी में मिलती है। अल्ट्रा वायलेट वेव्स या अल्ट्रावायलेट रेज भी बोलते हैं। ठीक है, या अल्ट्रावायलेट लाइट वेव्स जो भी है। तो ये हो गया हमारा परावैगनी। उसके बाद हमारा अगला नंबर जो आता है वो आता है एक्सरेज का। एक्सरे आपने सुना होगा, हॉस्पिटल वगैरह में आप जाते हो ना एक्सरे कराने, वही है ये एक्सरे है। ठीक है, एक्स किरण बोलते हैं। पहले एक चैप्टर हुआ करता था एक्स किरण के नाम से, अब चैप्टर हट गए हैं। और लास्ट में जो आता है वो आता है हमारा गामा रेस। ठीक है, गामा रेस या गामा वेव्स बोल दें हम लोग। तो ये हो गई हमारी गामा तरंगें। तो ये यहां इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको ये क्रम याद होना चाहिए। ठीक है, याद करने के लिए आप कुछ भी ले लीजिए, पहले आर, उसके बाद आएगा एम, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, एक्स हो गया, जी हो गया। ये क्रम होता है। ये जो मैंने क्रम बताया है ये बच्चों लेमडा यानी कि तरंग दैर्घ्य का क्रम है। तरंग दैर्घ्य याद रखना। तो इधर से इधर की तरफ चलेंगे तरंग दैर्घ्य। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, रेडियो वेव्स, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे, उसके बाद गामा। उसके बाद अगर आप इधर से चलोगे तो आप आवृत्ति के बारे में जानोगे। ठीक है, आवृत्ति का क्रम आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, V बराबर एफ लेमडा। तो यहां से अगर लेमडा निकालें तो इनडायरेक्टली होता है 1/f के, यानी लेमडा जिसका ज्यादा होगा एफ उसका कम, फ्रीक्वेंसी कम। तो लेमडा किसका ज्यादा होगा, तरंग दैर्घ्य किसकी ज्यादा है, रेडियो वेव्स की, तो फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे कम।
इसका लैम्डा सबसे कम होगा तो फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा होगी। ये क्रम याद रखिएगा, ठीक है। आपके लगभग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे हमारे पास लिखा है सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है इनमें से, तो यहाँ पर आपको पता है आवृत्ति पूछ रहा है, तो सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होगी बच्चों, गामा रेस, ठीक है, लगा हुआ टिक हमारा। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा हुआ है, किस विकिरण की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है। तो तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है, तो आपको पता तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा इसकी होगी, लास्ट में क्या आता है गामा, तो सबसे कम न्यूनतम पूछिए तो गामा। अगर गामा का नाम नहीं होता तो क्या होता है बच्चों, एक्स, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, गामा लगा हुआ है हमारा। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है। ये तो आपको याद ही होगा, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है बच्चों, हमारा आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होता है हमारा, माइनस का FO अपॉन FE। ये क्वेश्चन याद होने चाहिए, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या है हमारा, सही होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, इसको फोल्ड करते हैं थोड़ा सा, आगे देखते हैं। कह रहा है जब कोई प्रकाश वायु से जल में प्रवेश करता है, भाई किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जाने पर आपकी आवृत्ति चेंज नहीं होती है, वेग चेंज हो जाएगा। आपका फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, अपवर्तनांक का फर्क पड़ता है C/V, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो आपका वेग चेंज होगा, तरंग दैर्घ्य चेंज होगी, केवल क्या नहीं चेंज होती, ध्यान रखेंगे, आवृत्ति, ठीक है। जब कोई भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति में कोई चेंज नहीं आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, एक फोटोन की ऊर्जा, आपको होता है फोटोन की ऊर्जा E बराबर h न्यू होता है, और हम लोगों ने न्यू बराबर पढ़ा होगा C/λ। आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, C/λ। तो E का जो फॉर्मूला आएगा वो h न्यू भी होता है, Sc/λ भी होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, Sc/λ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ये क्वेश्चन याद होना चाहिए सबको, एक AMU के तुल्य कितनी ऊर्जा होती है, तो एक AMU में 931 MeV होती है, ये ध्यान रखेंगे। AMU एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, ठीक है, कितना होता है इसमें 931 MeV ऊर्जा होती है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए आपको। तो यहाँ पर भी हम इम्पोर्टेंट लगाएंगे और इस वाले पर भी क्या लगाएंगे, इम्पोर्टेंट। एक एक नंबर के न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग अपने लास्ट के 3 क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 28, इसमें क्या लिखा हुआ है बच्चों, डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र क्या होता है। डी ब्रॉगली यानी कि डी ब्रॉगली भी कहीं कहीं बोलते हैं, इसका सूत्र ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रटे होने चाहिए, दिमाग में छपे होने चाहिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपको लैम्डा इज इक्वल टू H/P प्रूफ कराया गया होगा। कैसे पढ़ा था हम लोग, फोटोन की ऊर्जा E बराबर क्या होता है बच्चों, h न्यू, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऐसे ही E बराबर हमारा mc² होता है। इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों की हम कंपेयरिंग कराएंगे तो क्या आ जाएगा, h न्यू बराबर आएगा mc², ठीक है। तो यहाँ से हम लोग न्यू की जगह लिख देंगे हम लोग C/λ इज इक्वल टू mc², C से C कैंसिल, तो H/λ और mc बराबर हो जाएगा P, संवेग, संवेग P बराबर हमारा क्या होता है mv, ठीक है। यहाँ पे C है तो क्या आ जाएगा हमारा mc, फोटोन के लिए mc लगाएंगे। तो डी ब्रॉगली के 2 फॉर्मूले थे, एक था इलेक्ट्रॉन से संबद्ध, एक था फोटोन से संबद्ध। तो यहाँ पे फोटोन से संबद्ध है, तो यहाँ पर हमारा लैम्डा बराबर आ जाएगा H/P। तो ये लैम्डा इधर ले जाएंगे तो H के बटे में P, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही। याद होना चाहिए, ये आपको बता दिया लेकिन आपके माइंड में होने चाहिए, कुछ ऑब्जेक्टिव दिमाग में छपे होने चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर हमारा है 29, पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में क्या होता है। आपने पढ़ा भी होगा, पी प्रकार के सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक वाहक कोटर होते हैं, ठीक है, अल्पसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। उसके बाद एन टाइप सेमीकंडक्टर में
बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, अल्पसंख्यक वाहक कोटर होते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो इन दोनों के बीच जो संधि बनती है उस संधि के दोनों तरफ कोई भी आवेश वाहक नहीं रहता है। पढ़ा होगा आपने, संधि के दोनों ओर कोई भी आवेश वाहक नहीं रहता, ना ही कोटर रहता ना ही इलेक्ट्रॉन। और संधि के इस दोनों ओर के स्थान को अवक्षय परत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवक्षय परत। ठीक है, यानी जब हमारी पी-एन संधि मिलती है, जब पी को एन से मिलाया जाता है तो जिस जगह ये दोनों जुड़ते हैं उस संधि को बोलते हैं पी-एन संधि। और उस संधि के दोनों ओर जिस स्थान में कोई आवेश वाहक नहीं रहता है उस स्थान का नाम होता है अवक्षय परत। ना ही इसमें कोटर होते ना ही इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन याद होने चाहिए, पहले ही बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, अब आता है हमारा अंतिम क्वेश्चन जिसमें लिखा है पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन क्रिस्टल में मिलाया जाने वाला अपद्रव परमाणु क्या है। ठीक है, तो आपको पता है जब हम लोग पी टाइप बनाते हैं तो कौन सा अपद्रव मिलाते हैं? एन टाइप को बनाने के लिए कैसा मिलाते हैं? तो पी टाइप बनाने के लिए हमको संयुक्ता 3 वाला चाहिए और एन टाइप बनाने के लिए संयुक्ता 5 वाला चाहिए। तो संयुक्ता 3 देखते हैं, इनमें से ऑप्शन क्या है? फास्फोरस। फास्फोरस की संयुक्ता बच्चों कितनी होती है? 5। एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, एंटीमनी। तो आपको याद होगा एल्युमिनियम 13, ये तो याद ही कॉमन क्वेश्चन है। एल्युमिनियम क्या होता है? 13। तो 2, 8 और 3, तो लास्ट में कितने हमारे पास? 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या होगा? 3, क्योंकि संयुक्ता 3 वाला अगर मिलाएंगे तो पी बनेगा, संयुक्ता 5 वाला मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एन टाइप। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है बच्चों। आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव पढ़ाए गए हैं इनको एक बार रिवाइज जरूर करें। अगली क्लास में 30 और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आएंगे, उसके बाद आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पढ़ाया जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट होंगे इन 60 के अंदर ही होंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव के अलावा और भी क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी प्रश्न और आंकिक प्रश्न भी लाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।